एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था, क्या देखा था, हमने देखा था अभिप्रेरणा। ठीक है, किस किस प्रकार की होती है जैविक अभिप्रेरक। और दूसरा हमने क्या देखा था, मनोसामाजिक अभिप्रेरक। तो उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसी के साथ साथ हमने देखा था एक प्रश्न कि उपलब्धि अभिप्रेरक क्या होता है ना, उस हिसाब से। तो अगर आपने आंसर अभी तक सबमिट नहीं किया है तो कर दीजिए। कुछ आंसर्स हमारे पास आ चुके हैं, कुछ नहीं आए हैं, तो आपको आंसर सबमिट करना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे जैसे हमारे लेसन कंप्लीट होंगे, अगर मान लीजिए आपको किसी भी लेक्चर में अंत में प्रश्न दिखता है, इसका मतलब ये है कि आपको 24 घंटे के भीतर उसको लिख के, ठीक है, भले ही आप प्रश्न का पूरा प्रश्न उतार के भेज दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उत्तर लिख के भेजना है। ठीक है, आप प्रश्न लिखेंगे, उसके नीचे अपना उत्तर लेखन आपको करना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। अभी तो नहीं, लेकिन आगे भविष्य में हम फ़ाइन रखेंगे कि अगर कोई 24 घंटे के अंदर नहीं भेजता है तो उसके लिए फ़ाइन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम अपना जो एनसीईआरटी का 9वां चैप्टर है वो आधा कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो बात करते हैं मैस्लो। ठीक है, अब्राहम एच मैस्लो, 1968 और 70 के आसपास की बात है कि इन्होंने क्या किया, एक लोकप्रिय सिद्धांत दिया। ठीक है, एक थ्योरी दी, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन थ्योरी अब्राहम मैस्लो ने। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक थ्योरी बताई जो यूपीएससी को बहुत पसंद है और वो पूछते ही हैं, पूछते प्रश्न। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मानव का व्यवहार को चित्रित करने के लिए आवश्यकताओं को एक पदानुक्रम में व्यवस्थित किया है। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि मनुष्य को क्या है, आवश्यकता है ना, उसी आवश्यकता के पीछे वो रिवाइटल खा रहा है और भाग दौड़ कर रहा है जीवन में, है ना। तो इस हिसाब से उसकी आवश्यकताओं के हिसाब से क्या होता है, उनका व्यवहार होता है, किसका, मानव का। ठीक है, तो जैसी जैसी आवश्यकताएं होंगी, मानव का व्यवहार, और इनको क्या किया गया है, एक ऑर्डर वाइज, मतलब एक पदानुक्रम में व्यवस्थित किया है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, उनके सिद्धांत को आत्मसिद्धि का सिद्धांत कहते हैं। इसका मतलब थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब स्वतः को जानने। ठीक है ना, कुछ लोग होते हैं जिज्ञासु जो खुद को जानना चाहते हैं, तो उनके लिए जो हम बोलते हैं कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, खुद के बारे में जानना है ना, खुद को एक्सप्लोर करना है, तो उससे कहा गया है आत्मसिद्धि का सिद्धांत। इसको हम देखते हैं नीचे अभी डायग्राम में। ठीक है, और यह सिद्धांत अपने सैद्धांतिक, मतलब थ्योरी तो इसकी इतनी पक्की और इतनी बढ़िया है ना, और इसका प्रैक्टिकल मतलब अनुप्रयुक्त मूल्यों जो आप पेपर 2 में करते हैं, ठीक है, उसी के कारण क्या है, अत्यंत लोकप्रिय है। मतलब इन्होंने जो, मैस्लो ने जो बात कही है, इन्होंने जो बात कही है वो इतनी सैद्धांतिक और इतनी प्रैक्टिकल है कि ये सही लगता है सभी को, और यूपीएससी को भी लगता है, इसलिए प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि मैस्लो का मॉडल एक पिरामिड के रूप में है। ठीक है, कोई रेक्टेंगुलर नहीं, कुछ नहीं, एक पिरामिड के रूप में ये इनका मॉडल है, जिसमें पदानुक्रम के तल में, मतलब सबसे नीचे में, मूल शरीर क्रियात्मक या जैविक आवश्यकताएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मनुष्य पैदा हुआ तो वो ये नहीं सोचेगा कि मैं मतलब आत्मज्ञान प्राप्त कर लूँ, ठीक है, या मैं साधु संत बन जाऊँ। नहीं, जब वो थोड़ा सा समझ आएगी तो क्या लगेगा कि नहीं, भूख प्यास रोटी उसके लिए बहुत ज़रूरी है, जिसे क्या कहते हैं, जैविक आवश्यकताएं कहते हैं। ठीक है, तो वो सबसे पहले किसकी तलाश करेगा, भूख प्यास की तलाश करेगा। ठीक है, फिर जब इन आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है तभी व्यक्ति में खतरे से सुरक्षा की आवश्यकता उत्पन्न होती है। एक बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल, मान लीजिए आप अभी चले गए कहीं पे, ठीक है, आप कोई वीरान जगह पे चले गए, आपके साथ कोई नहीं है, ना आपके घर वाले, ना कोई दोस्त, ना कोई यार। मान लीजिए आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ सिर्फ जंगल है। ठीक है, तो वहाँ आप क्या सोचेंगे, आपके पास ना कुछ खाने का साधन है, ना कुछ भी चीज़ आपके पास नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपनी जैविक आवश्यकता, आपको उस समय उस दौरान आपके दिमाग में ये नहीं रहेगा कि मुझे शेर से खतरा है या बंदर से खतरा है या भालू से खतरा है। आपको ये रहेगा कि मैं भूखा कैसे ना रहूं, है ना, मैं कैसे अपना पेट भरूं, मैं कहाँ नदी ढूंढूंगा, कहाँ पे नाला ढूंढूंगा जहाँ से मैं अपनी प्यास मिटा सकूं। ठीक है, तो सबसे पहले जो आती है हमारी, क्या आती है, वो आती हैं जैविक आवश्यकताएं। अब आप वो एग्जाम्पल देखिए, अब इसको लगाइए आप डिस्कवरी में। ठीक है, डिस्कवरी चैनल में एक प्रोग्राम आता है मैन वर्सेस वाइल्ड। अब वो जब जंगल में जाता है तो उसे क्या खतरा है, किसी से, बालू से, चट्टान से, ऊंचाई से, मतलब किसी भी चीज़ का खतरा। पहले वो किसकी फिक्र करता है, कंदमूल खाता है, यहाँ वहाँ से चीज़ें, कीड़े मकोड़े खाता है, क्यों, क्योंकि जैविक आवश्यकता है। तो ऐसी ही बात सेम किसने की है, अब्राहम एच मैस्लो ने। ठीक है, जब इनकी पूर्ति हो जाती है, ठीक है, मान लीजिए अब आप किसी जंगल में हैं, अब आपको मालूम पड़ गया कि ठीक है, मुझे यहाँ से खाने को मिलता है, यहाँ पे एक बिही का पेड़ है, यहाँ पे एक बेर का पेड़ है। अब आपको मालूम पड़ गया कि आप क्या कर रहे हैं, आपको खाने को मिलेगा, अगले 6 महीने आपको खाने को मिलने वाला है, इस बात की गारंटी हो गई है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, तभी व्यक्ति में खतरे से सुरक्षा की आवश्यकता उत्पन्न होती है। अब आपको जब कन्फर्म हो गया कि चलिए मुझे खाने को मिलेगा,
तब क्या होता, आपको सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती है। अब आपको डर लगेगा कि कहीं से शेर आएगा, कहीं से भालू आएगा, कहीं से कुछ आएगा, ठीक है। इसका तात्पर्य भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रकार के खतरों से सुरक्षा है। अब इस एग्जाम्पल को जब हम लाइव लाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रकार के खतरों से सुरक्षा है, ठीक है। आप घर में ताला लगाते हैं, क्यों? जब आपके घर में कुछ खाने को होगा उसके बाद ही आप ताले के बारे में सोचते हैं, ठीक है। अब घर में खाने को ही नहीं है, ठीक है, आप बड़ी मुश्किल से जीवन यापन कर रहे हैं, तो आप क्या सोचेंगे? ठीक है, दरवाजे खुले करके सोएंगे आप, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद क्या होता है, दूसरों का उनसे प्रेम करना। अब आपके पास खाना भी है और सुरक्षा भी है, तब आपको लगेगा कि नहीं, जीवन में मेरा कोई साथी होना चाहिए जिसके साथ मैं जीवन निर्वाह करूं, ठीक है। आपको परिवार की ज़रूरत महसूस होगी, उनसे प्रेम करने की ज़रूरत महसूस होगी। उसके बाद आपके पास ये होगा। यदि हम इस आवश्यकता को पूरा करने में सफल हो जाते हैं तब हम स्वयं आत्मसम्मान तथा दूसरों से सम्मान प्राप्त करने की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपके पास घर में आपके क्या है, आपके परिवार है, आपको खाने को भी मिल रहा है। अब जंगल के एग्जाम्पल से हट जाइए, वो सिर्फ वो 2 वाक्यों के लिए था एग्जाम्पल, ठीक है। अब आप मान लीजिए घर में है, ठीक है, आपके घर में खाने को है, आपके घर में चोरी डकैती से आपको सुरक्षा है, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा है कि चलिए कोई आपको आके मारेगा नहीं, कोई आपको खतरा नहीं है किसी भी प्रकार का, ठीक है। और आप सब परिवार में प्रेम से रह रहे हैं। अब आपके पास क्या बचता है, अब आपको लगता है कि नहीं, हमारा भी कुछ सेल्फ वो है, ठीक है, हमको भी आत्मसम्मान की आवश्यकता है, ठीक है, तथा आप चाहते हैं कि दूसरे आपका सम्मान करें, ठीक है। फिर आप उसकी तरफ बढ़ते हैं। फिर आती है अगली बात, पदानुक्रम में इससे ऊपर आत्मसिद्धि की आवश्यकता है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको सब लोग सम्मान कर रहे हैं, आपकी कॉलोनी में सब लोग सम्मान कर रहे हैं, फिर आपको क्या लगता है कि नहीं, अब मैं खुद को जानूंगा कि मैं कौन हूँ। तो देखा ना आपने, कई सारे लोग हिमालय पे चले जाते हैं, किसी चोटी पे चले जाते हैं, क्यों? ताकि वो आत्मसिद्धि की आवश्यकता उनको महसूस होती है, जो एक व्यक्ति की अपनी सब संभाव्यताओं को पूर्ण रूप से विकसित करने के अभिप्रेरण में परिलक्षित होती है। मतलब उनका मोटिवेशन ये हो जाता है कि चलिए अब दुनिया से हमको कोई लेना देना नहीं है, अब हम खुद के बारे में जानना चाहते हैं, तो इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो यहीं पे जो डायग्राम आपको देखना है, क्या दिया है यहाँ पे देखिए। सबसे पहला दिया है शरीर क्रियात्मक आवश्यकता, भोजन, पानी एवं काम वृत्ति, कुछ केसेस में, ठीक है। आपके शरीर की जो आवश्यकता है आप पहले उसको पूर्ण करते हैं। ये डायग्राम आपको रटा हुआ होना चाहिए कि कौन सा पहले है कौन सा नीचे है, ठीक है। इसको आप 10 से 15 बार बना लीजिए। फिर आता है सुरक्षा की आवश्यकता, आपके पास खाने पीने को है, आप सुरक्षा की ओर जाएंगे। फिर आएगा आत्मीयता की आवश्यकता, आपको लगेगा कि नहीं, अब बहुत हो गया जीवन, अब मैं विवाह कर लेती हूँ, ठीक है। अगर विवाह नहीं करते तो घर परिवार, दोस्त, भाई बहन के साथ आप रहना चाहेंगे। उसके बाद आप चाहेंगे कि समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, सम्मान की आवश्यकता है, और अंत में जाके आप क्या चाहते हैं, आत्मसिद्धि, ठीक है, ताकि आप खुद के बारे में इतना जान लें कि आपको किसी चीज़ की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है। आत्मसिद्ध को व्यक्ति कौन होता है? जो आत्म जागरूक है ना, खुद से जागरूक है, समाज के प्रति अनुक्रियाशील, समाज में कुछ करना चाहता है, सर्जनात्मक, स्वतः स्फूर्त तथा नवीनता एवं चुनौती के प्रति मुक्त होता है, ठीक है। अब उसको कोई मतलब नहीं, वो चाहता है कि मतलब खुद को पाने के लिए वो कहीं भी चला जाएगा, है ना, कुछ भी कर लेगा, हिमालय चला जाएगा, माउंट एवरेस्ट चला जाएगा, कंचनजंगा चला जाएगा, कहीं भी चला जाएगा वो, ठीक है, खुद की आत्मसिद्धि के लिए। ऐसे व्यक्ति में हास्य भावना होती है। अब वो हंसेगा हर चीज़ों पर, उसको जब दिखेगा कि लोग यहाँ पे पिज़्ज़ा खा रहे हैं बैठ के, लेकिन उसने क्या कर लिया, वो आत्मसिद्धि की ओर बढ़ रहा है, तो वो हंसेगा, अरे ये क्यों पिज़्ज़ा खा रहे हैं, है ना, उसको समझ में नहीं आएगा। तथा गहरे अंतर वैयक्तिक संबंध बनाने की क्षमता होती है, ठीक है। तो आपको उतना सब नहीं जानना है, आपको सिर्फ जो जानना है कि ये जो आपको टेबल दिया हुआ है इसको आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार से चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। पहले शरीर क्रियात्मक, फिर सुरक्षा, फिर आत्मीयता, सम्मान, और फिर अंत में आत्मसिद्धि, ठीक है। लेकिन सबसे मज़ेदार बात क्या है, वो अब होने वाली है। पदानुक्रम में निम्न स्तर की आवश्यकताएं जब तक संतुष्ट नहीं हो जाती तब तक प्रभावी रहती हैं। जब तक आपके पास खाने को रोटी है ना, रोटी है, तब उसी के बाद आप आगे सोचोगे। अगर आपके पास खाने के लिए रोटी ही नहीं है, जब तक आप जॉब में हैं तब तक आपको खाने को मिलेगा, अगर आप जॉब में नहीं हैं खाने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तब तक क्या रहेंगी, प्रभावी रहेंगी। अब आज 25 साल में आप नौकरी कर रहे हैं, 50 साल, 60 साल, 70 साल में भी आप नौकरी, 60 साल में भी आप नौकरी करेंगे, इसका मतलब क्या है कि आपको रोटी की आवश्यकता तब भी है। आप कहाँ आत्मसिद्धि के बारे में सोचेंगे, खुद को जानने के छोड़िए, आप देखेंगे कि मुझे खाने मिल रहा है कि नहीं, मेरे परिवार को खाने मिल रहा है कि नहीं, और अन्य मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं उनको खाने मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। एक बार जब वे पर्याप्त रूप से संतुष्ट हो जाती हैं तब उच्च स्तर की आवश्यकताएं व्यक्ति के ध्यान एवं प्रयासों में केंद्रित हो जाती हैं, ठीक है। अब आप छोटा सा एग्जांपल लीजिए कि आपके घर में जो आपके जो शहर में आपके देहाड़ी मजदूर हैं, वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, वो झोपड़ियों में, छोटी जगहों में, कहीं टपरा डाल के, कहीं टीना की व्यवस्था करके रहते हैं, ठीक है। लेकिन उनसे जो थोड़ी अच्छी कमाई करते हैं वो कहाँ रहते हैं, ईंट के मकान में, है ना, कच्चे मकान में रहते हैं, और इस तरह से। और जो अच्छा कमाता है, मतलब जिसकी जो पहली आवश्यकता है रोटी की,
वो जितनी संपूर्ण होती जाती है, आप देखिए घर वैसे वैसे डेवलप होते जाते हैं। लोग तो कांच के महलों में रहते हैं, ठीक है, लेकिन जब वो पर्याप्त रूप से संतुष्ट हो जाती हैं तब उच्च स्तर की आवश्यकताएं व्यक्ति के ध्यान एवं प्रयासों में केंद्रित हो जाती है, ठीक है। अब वो क्या चाहेगा कि कुछ उच्च करूँ। अब जब बड़े घर होंगे तो क्या करेगा, सुरक्षा करेगा वो, ठीक है, कोई मेरे घर चोरी ना कर ले, डाका ना डाल ले, ठीक है। अधिकांश व्यक्ति, मज़ेदार बात जो थी वो ये है, अधिकांश व्यक्ति निम्न स्तर की आवश्यकताओं के लिए अत्यधिक सरोकार होने के कारण सर्वोच्च स्तर तक पहुंच ही नहीं पाते। अब मान लीजिए कोई मजदूर है, वो 200 रुपये दिन कमा रहा है, उसको क्या ज़रूरत है आत्म जागरूकता की, है ना, उसको आत्मसिद्धि से कोई लेना देना नहीं है, उसको सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है, वो बस ये चाहता है कि उसका वो खाए, उसका परिवार खाए, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए चलते हैं अब आगे। अभी आपने देख लिया कि मैस्लो का पदानुक्रम क्या है ना, ठीक है। फिर आता है कुंठा एवं द्वंद्व, ठीक है, ये आता है कुंठा एवं द्वंद्व। अब हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि जब अभिप्रेरित क्रिया अवरुद्ध हो जाती है अथवा जब वह कुछ कारणों से असफल हो जाती है तब क्या होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई बच्चा है ना, वो 12वीं कक्षा में है, वो उसने खूब तैयारी की, दिन रात मेहनत की, लेकिन उसका एग्ज़ाम नहीं निकला, ठीक है। मान लीजिए वो 2 मार्क्स से फेल हो गया, तो उसके मन में कितनी कुंठा और द्वंद्व होगा आप सोचिए, ठीक है। जब व्यक्ति में एक ही समय में एक से अधिक अभिप्रेरक, उसका पास अभिप्रेरक क्या था कि उसको 12th क्लियर करनी है, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं कर पाया, ठीक है, अथवा आवश्यकताएं जागरूक हो जाती हैं, तब क्या होता है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी के पास, उसको 12वीं भी क्लियर करना थी और उसका कोई म्यूज़िक कॉम्पिटिशन था, उसको भी क्लियर करना था, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है, ठीक है, दोनों चीज़ें नहीं कर पा रही। तो दोनों सरोकारों की व्याख्या अभिप्रेरणा से संबंधित 2 महत्वपूर्ण संप्रत्यय, ठीक है, इसके लिए 2 नए कॉन्सेप्ट हैं। एक है कुंठा यानी कि फ्रस्ट्रेशन, और दूसरा है द्वंद्व यानी कि कॉन्फ्लिक्ट। इसको हम समझेंगे आगे। सबसे पहले हम देखते, आप बोलते हो कभी कभी कि अरे हम फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, अपने जीवन से तंग आ चुके हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। इसका मतलब क्या है, आपको कहीं ना कहीं कुंठा हो रही है। अनेक अवसरों पर स्थितियाँ अप्रत्याशित मोड़ ले लेती हैं और हम अपने लक्ष्य तक पहुँचने में असफल हो जाते हैं। भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन मान लीजिए कि आपकी शादी है, ठीक है, आपकी मतलब मान लीजिए कोई एक्स पर्सन है किसी दूसरे ग्रह में, उसकी शादी है, लेकिन उसके उसी दौरान उसके घर परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है। अगर आपको ये ख़राब लग रहा होगा, दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि किसी के परीक्षा देने कोई जा रहा है, ठीक है, और उस समय उसके घर में अचानक कोई भाग गया या कोई गायब हो गया, ठीक है, मतलब घर परिवार पूरा टेंशन के माहौल में है और आपको परीक्षा के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक अप्रत्याशित मोड़, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था कि ये होगा, लेकिन हो गया। तो अब क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन, कुंठा तब उत्पन्न होती है जब पूर्वापेक्षित इष्ट लक्ष्य प्राप्त नहीं होता तथा अभिप्रेरक अवरुद्ध हो जाता है, ठीक है। आपने इस बारे में सोचा नहीं था कि घर में कुछ हो जाएगा या किसी की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है, लेकिन आपको क्या था, आपकी जो इच्छा थी कि एग्ज़ाम देना है ना, शादी करनी है, लेकिन अब वो क्या हुआ, आपका जो मोटिवेशन था वो अवरुद्ध हो गया है किसी न किसी कारण से, ठीक है। यह एक विमुखी दशा है, विभिन्न व्यवहारात्मक तथा संवेगात्मक प्रतिक्रियाएं होती है, ठीक है। तो मान लीजिए फ्रस्ट्रेशन में क्या होगा, आपका व्यवहार बदल जाएगा। अब आपकी शादी है, आप सब ले लुआ के बैठे हैं, लेकिन अब मान लीजिए अब कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, घर में ऐसा कुछ हो गया है, या फिर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम देने पहुँच ही नहीं पाए आप। अभी एक बार कोई हमारे स्टूडेंट थे, वो बेचारे अपना एडमिट कार्ड ही ले जाना भूल गए, ठीक है। तो क्या होगा, उनके व्यवहार में चेंज आएगा। अब मान लीजिए वो एग्ज़ाम हॉल के बाहर बैठे हैं, दूसरे बच्चों को देख रहे हैं कि वो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, बस उनके व्यवहार में बदलाव आएगा, चिड़चिड़ापन होगा उनको, ठीक है, और इनके इमोशंस आएंगे, रोना भी आ सकता है ना। तो इमोशन जो है संवेगात्मक प्रतिक्रियाएँ, ठीक है। इसी के साथ साथ और क्या होगा, आक्रामक व्यवहार हो जाएगा, हो सकता है किसी को मारने लगे वो, ठीक है। स्थिर एंड पलायन, उस हो सकता है वो घर बार छोड़ के भाग जाए। जैसे कुछ लोग हैं जो परीक्षा फेल होने के बाद आत्महत्या कर लेते हैं, जो एक कायरतापूर्ण काम है, लेकिन वो क्या है, पलायन है, उनको कुंठा हो गई, इसी कारण से वो पलायन कर रहे हैं। परिहार तथा रोना शामिल है, जैसे बताया आपको, ठीक है। तो इसी के साथ क्या हुआ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो है डोलार्ड तथा मिलर ने, इन दोनों ने मिलकर क्या किया, कुंठा, आक्रामकता, है ना, फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन की परिकल्पना मीन्स हाइपोथीसिस, है ना। इनका जो हाइपोथीसिस है बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। तो मैस्लो क्या था, जो नीड्स की बात है, आवश्यकताओं की बात की थी, एक पदानुक्रम उन्होंने जमाया था। वैसे ही डोलार्ड और मिलर ने क्या किया है, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, कुंठा, आक्रामकता की परिकल्पना, है ना, ये दिया है। यह परिकल्पना कहती है कि आक्रामकता कुंठा का ही उत्पादन है, मतलब जब आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, ठीक है, उसके बाद ही आपको क्या होगा, एग्रेशन आएगा। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं किसी दुकान में, आपको बहुत तेज़ चॉकलेट खाने की इच्छा है, ठीक है, लेकिन मान लीजिए आपको चॉकलेट नहीं मिली, तो क्या होगा, आपको एग्रेशन आएगा आपको, ठीक है।
है ना, आप आक्रामक हो जाएंगे, अरे नहीं मुझे खानी है, अभी खानी है, इस प्रकार की बातें। आक्रामक क्रियाएं या तो स्व या अवरोध उत्पन्न करने वाले कारक, ठीक है, या तो खुद से होगी, या मान लो आपकी बाइक खराब हो गई, आप दुकान तक ही नहीं पहुंच पाए, ठीक है, या फिर कुछ दूसरा रास्ता हो गया कि बहुत तेज़ पानी गिर रहा है, ठीक है ना, तो आप क्या होगे, आक्रामक हो जाओगे, अरे नहीं आपको चॉकलेट किसी को देनी थी लेकिन आप नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष आक्रामक व्यवहार दंड के भय से निरुद्ध हो सकते हैं। लेकिन अब आपको मान लीजिए आप ट्रेन में हैं, ठीक है, ये अच्छा एग्जांपल है, मान लीजिए आप ट्रेन में हैं, है ना, अगर आपका कोई साथी छूट गया तो आप चेन तो खींचना चाहते हैं, लेकिन दंड के भय से 10,000 रुपये का फाइन हो जाएगा, तो हो सकता है जब आप चेन ना खींचे और आपका जो दोस्त है, मित्र है, वो अगली ट्रेन से आए, ठीक है। तो कुंठा के प्रमुख स्रोत क्या होते हैं वो देखते हैं। क्यों होता है फ्रस्ट्रेशन? पर्यावरणीय बल, ठीक है। मान लीजिए आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपकी ट्रेन छूट गई, ठीक है, आपके सामने आप ही का एक्सीडेंट हो गया, तो पर्यावरण, इसमें मतलब आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, पानी बहुत तेज़ गिर रहा है, ठीक है। दूसरा है वैयक्तिक कारक, जैसे अपर्याप्तताएं या संसाधनों का अभाव, जिनके कारण लक्ष्य तक पहुंच पाना कठिन हो जाता है, जैसे घर में कुछ हो गया है ना, इस तरह की बातें। और दूसरा है विभिन्न अभिप्रेरकों के मध्य द्वंद्व। इसका मतलब आपको यूपीएससी भी क्लियर करना है और आपको मनपसंद शादी भी करनी है, ठीक है। आपके दो मोटिवेशन काम कर रहे हैं, आपको यूपीएससी भी क्लियर करना है और मनपसंद शादी करनी है। लेकिन मनपसंद शादी का कैसा किस्सा है कि आप जब तक यूपीएससी क्लियर नहीं करेंगे तो आपको शादी मनपसंद नहीं होगी। लेकिन आपका यूपीएससी में मन नहीं है, आपका सिर्फ मन इसलिए है क्योंकि आपको शादी करनी है, ठीक है। तो ये है विभिन्न अभिप्रेरकों के मध्य द्वंद्व। ये भी बात होती है, द्वंद्व भी आता है। तो अब देखते हैं द्वंद्व क्या है। जब कभी एक व्यक्ति को परस्पर विरोधी आवश्यकताओं, इच्छाओं, अभिप्रेरकों तथा मांगों के बीच चयन करना पड़ता है तो द्वंद्व होता है, ठीक है। फिर से सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए आप ये परीक्षा दे रहे हैं, परीक्षा की बात नहीं करेंगे, परीक्षा के बहुत एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। मान लीजिए कोई लड़का है, उसको विदेश जाना है, ठीक है, उसको जर्मनी जाना है, जर्मन भाषा सीखनी है, उसको जर्मनी जाना है, वो उसका पहला अभिप्रेरक है, ठीक है। इसी के साथ साथ उसका दूसरा अभिप्रेरक क्या है, नहीं उसको यहीं रह के माता पिता की सेवा करनी है, उसको अपनी दुकान देखनी है, इस तरह की बातें, ठीक है। तो आप देख रहे हैं दो मोटिवेशन है, और जब वो इन दोनों के बीच फंस जाता है तो होता है द्वंद्व। ऐसे कई सारे केसेस होते हैं जब लोगों को जॉब करनी पड़ जाती है, अपनी पसंदीदा फील्ड छोड़ के, म्यूज़िक, आर्ट, ड्रामा, डांस, ये सब छोड़ के लोग क्या करते हैं, अपना घर परिवार संभालते हैं। तब क्या होता है, द्वंद्व होता है। तो उनको दो चीज़ों के बीच चयन करना है, ठीक है, या वो अपना मोटिवेशन देखें या घर परिवार देखें, तो क्या होता है, द्वंद्व होता है। द्वंद्व में 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा? अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, उपागम द्वंद्व, परिहार द्वंद्व, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट और उपागम परिहार द्वंद्व, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। तो अब हम देखते हैं कि ये तीनों क्या है। तो बात यहाँ आती है कि जब दो विध्यात्मक तथा इष्ट विकल्पों में से एक का चयन करना पड़ता है तो उपागम द्वंद्व होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि उनको अब जर्मनी भी जाना है और उनको दूसरा इच्छा ये है उनकी, उनको चाइना भी जाना है, ठीक है। अब वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि जर्मनी जाए या चाइना जाए। इच्छा उनकी दोनों है ना, दोनों पॉजिटिव है, दो विध्यात्मक है ना, और दोनों ही इष्ट है। उसको जर्मनी भी पसंद है और चाइना भी पसंद है, लेकिन अब उसमें द्वंद्व हो गया है कि भाई साहब जाए तो जाए कहाँ, ठीक है। किंतु जब दो निषेधात्मक है ना, दो नेगेटिव एवं परस्पर अवांछनीय विकल्पों में से एक को चुनना पड़ता है तो परिहार द्वंद्व होता है, ठीक है। अब जो नेगेटिव है, कुछ भी करना नहीं है लेकिन मजबूरी में चुनना पड़ रहा है, ना उनको नौकरी करनी है ना उनको धंधा करना है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तब कौन सा द्वंद्व होता है? परिहार द्वंद्व होता है, ठीक है। वास्तविक जीवन में इस प्रकार के द्विपरिहार द्वंद्व हो सकते हैं जब व्यक्ति के सामने ऐसी दुविधा हो। एग्जाम्पल दिया है, जैसे दांत के डॉक्टर के पास जाने या दांत सड़ने, ठीक है। अब उन दांत तो सड़ रहा है और डॉक्टर के पास जाना भी नहीं है ना, दोनों कारण। सड़क के किनारे भोजन करना भी है और भूखे, सड़क के किनारे मतलब वो भोजन नहीं करना चाहते और भूखा भी नहीं रहना है ना। तो दोनों चीज़ का क्या है, द्वंद्व हो रहा है यहाँ पे, परिहार हो रहा है। तीसरा है उपागम परिहार द्वंद्व तब उत्पन्न होता है जब एक ही लक्ष्य या क्रिया आकृष्ट भी करे और प्रतिकर्षित भी, ठीक है। अब उनको मतलब कुछ नौकरी करनी भी है और नौकरी नहीं भी करनी है। इस समय क्या होता है, उपागम परिहार। नौकरी में मन बिल्कुल नहीं है लेकिन घर परिवार का पालन पोषण करना है, इसलिए वो कर रहे हैं, ठीक है। जैसे क्या है, एक व्यक्ति नई मोटरसाइकिल तो खरीदना चाहता है किंतु उसका मासिक भुगतान नहीं देना चाहता, उसको इच्छा है कि वो मोटरसाइकिल खरीदे, रॉयल एनफील्ड खरीदे, लेकिन क्या चाहते हैं, उनका भुगतान नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। मोटापा है किंतु भोजन करना चाहते हैं, वो जानते हैं कि खाने से छेने की मिठाई मोटे हो जाएंगे, लेकिन क्या करना चाहते हैं, वो फिर भी छेने की मिठाई खाना चाहते हैं। इस तरह की बातें। किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करना चाहती हैं जिससे उसके माता पिता नापसंद करते हैं। विवाह करना है पसंद से, लेकिन माता पिता क्या कर रहे हैं, मतलब ना घर के ना घाट के, यहाँ पे बिल्कुल फिट होता है,
ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं उपागम परिहार द्वंद्व। ठीक है, उपागम परिहार द्वंद्व का प्रमुख लक्षण उभयभाविता होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर है कुंठा का एक प्रमुख स्रोत अभिप्रेरणात्मक द्वंद्व है। ठीक है, हम प्रायः अनेक परस्पर प्रतिस्पर्धी बलों से प्रभावित होते हैं जो हमें भिन्न भिन्न दिशाओं में खींचते हैं। कुंठा तब भी आती है कि जब हमको लगता है कि हम ये भी कर लें वो भी कर लें। ठीक है, आपको लग रहा है यूपीएससी भी कर लो और स्टेट एग्ज़ाम भी कर लो, बैंक की एग्ज़ाम भी कर लो, तो तरह तरह से आपको हर एक चीज़ तरफ अपनी तरफ खींच रही है। एक ही समय में अनेक इच्छाओं तथा आवश्यकताओं का अस्तित्व द्वंद्व की विशेषता है। तो द्वंद्व कहेंगे हम कब हो रहा है? जब आपको क्या करना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, पॉलिटी भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है। ठीक है, कल आपका एग्ज़ाम है मान लीजिए, तो उस समय द्वंद्व होगा। आपको लगेगा ये पढ़ूँ या वो पढ़ूँ, आपका कुछ ये ना छूट जाए वो ना छूट जाए, है ना। तो एक ही समय में अनेक इच्छाएँ, आपको आइसक्रीम भी खाना है, आपको बर्फ़ का गोला भी खाना है और आपको पेप्सी भी पीना है। ठीक है, ये कोई कंज्यूमर वाला बात नहीं है। ठीक है, तो द्वंद्व की सभी परिस्थितियों में, तीनों चीज़ों में, सभी परिस्थिति द्वंद्व में क्या होगा? किसी एक विकल्प का चयन करना और दूसरे विकल्पों को छोड़ देना कई कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो जब भी द्वंद्व होगा तो कुछ ना कुछ तो अंत में चुनना पड़ेगा, जिसके कारण क्या है वो देखते हैं। उनके एक दूसरे की अपेक्षा अधिक या कम बल अथवा महत्व का होना और पर्यावरणीय कारक, तो ये सब कारक हो सकते हैं। द्वंद्वात्मक परिस्थितियों का समाधान, इसका समाधान क्या है? प्रत्येक विकल्प के पक्ष तथा विपक्ष के तर्कों पर सोच विचार करने के बाद ही करना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए आप किसी द्वंद्व में फंस गए, आप चाहते हैं कि आपको ज्योग्राफी पढ़ना है या हिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है, आप द्वंद्व में हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपका पढ़ना क्या है, तो आपको क्या करना चाहिए? प्रत्येक विकल्प मतलब ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों का पक्ष और विपक्ष दोनों सोचना चाहिए कि इसके कितने क्वेश्चन आते हैं, इसके कितने क्वेश्चन आते हैं, इसके कितने मार्क के आते हैं, इसके कितने मार्क के आते हैं, है ना। तो इस प्रकार का जब आप तर्क करेंगे, उस पर सोच विचार करेंगे कि अच्छा हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन आते हैं लेकिन ज्योग्राफी के 8 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से जब आप तर्क वितर्क करेंगे दो चीज़ों के बारे में, तब आपका क्या होगा? आपका द्वंद्व खत्म हो सकता है। एक बात यहाँ नोट करने योग्य है कि द्वंद्व के कारण कुंठा होती है। ठीक है, तो जब आपको द्वंद्व होगा तो कुंठा होगी, कन्फ्लिक्ट आएगा, उसके बाद आपका कुंठा होगी आपको, जिसकी परिणति आक्रामकता में हो सकती है ना। तो जो हमने देखा कि मिलर ने और उनने निकाली थी, इसका मतलब क्या है? आक्रामकता हो सकती है। जैसे ही आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा आप आक्रामक हो जाओगे, लोग फांसी कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, है ना। एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, ये एग्जाम्पल जहाँ जहाँ बने आपको अपने आंसर में लिखना है। एक युवा जो है कि एक संगीतज्ञ बनना चाहता है किंतु माता पिता के दबाव में प्रबंध MBA कर रहा है ना, उसको बनना संगीतकार है ना, उसको दादा फाल्के अवार्ड उसको ग्रैमी अवार्ड उठाना है, लेकिन क्या कर रहा है वो माता पिता के दबाव में MBA कर रहा है किसी कॉलेज से, है ना। वह अपने माता पिताओं की अपेक्षाओं के अनुरूप निष्पादन नहीं कर पा रहा है। अब उसके माता पिता चाहते हैं कि MBA करे और बड़ा पैसा छापे, लेकिन क्या कर रहा है? वो कर नहीं पा रहा। उससे यदि उसके खराब निष्पादन के बारे में पूछताछ की जाए तो वह आक्रामक हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको UPSC करवाया जा रहा है, ठीक है, उसको बनना है क्रिकेटर, लेकिन घर परिवार वाले क्या बोल रहे हैं कि नहीं बेटा तुमको तो UPSC ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लीजिए उसके UPSC में ख़राब नंबर आते हैं और कोई उससे पूछे अरे आपके इतने ख़राब मार्क्स क्यों आ रहे हैं, तो आप सोचिए उसकी मानसिकता कैसी होगी, वो कितना आक्रामक हो जाएगा। एक तो भैया हमको पहले ही करने का मन नहीं है, ऊपर से मन मार के कर रहे हैं, तो उसमें से भी आप बोल रहे हो कि आपके कम मार्क आ रहे हैं, तुमको कुछ बनता नहीं है। अरे हमसे बनता क्रिकेट है, आप क्रिकेट पूछिए। ठीक है, तो ये देखा मैस्लो हमने इस वीडियो में कवर किया, आपका कुंठा कवर की और द्वंद्व कवर किया। तो इसके नोट्स आपको बनाने हैं, PDF आपको दे दी गई है, जिनके पास बुक है वो बुक से करें। ठीक है, और ये PDF आपको लेसन कंप्लीट होते ही मिल जाएगी। अगले एक लेसन में, एक बड़ा सा लेसन होगा 1 आध घंटे का, उस लेसन में हम कंप्लीट कर लेंगे। आपको बता दूं कि आपकी आधी बुक कंप्लीट हो चुकी है, आधी बुक इन द सेंस ये जो चैप्टर है 2 वीडियोज़ में आधा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और इसके जो भी प्रश्न होंगे अगर आपको मिलते हैं तो आपको करना है। अगले वीडियो में हम देखेंगे संवेगों का स्वरूप। ठीक है, अगले वीडियो में हम देखेंगे संवेगों का स्वरूप, इमोशन, है ना, इमोशन क्या होते हैं उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, और आपको बता दूं कि पेपर 1 का आपका जो टॉपिक है 30 नवंबर तक आपका पेपर 1 का टॉपिक पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो लेसन को बिल्कुल भी छोड़िए मत, बीच में अभी देखते हैं बाद में देख लेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। आ रहा है तुरंत देखना है, नोट्स बनाना है, आंसर अगर लिखने को बोला जा रहा है तो सबमिट करना है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।